हाँ जी, सभी को नमस्कार। तो आज आरपीएससी ने आरएस मेंस में जो पाठ्यक्रम जारी हुआ है, उस पाठ्यक्रम में कुछ बदलाव किया है। हिंदी व्याकरण में हिंदी से संबंधित बदलाव किया है। उस बदलाव पर चर्चा करने के लिए, क्या बदलाव हुआ है, उस पर चर्चा करने के लिए आज प्रस्तुत हुए हैं। आपके लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है। अगर आप आरएस बनना चाहते हैं, ये जो वीडियो है ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वीडियो में अपना पूरा एनालाइज करेंगे कि जो सिलेबस है उस सिलेबस में क्या क्या जोड़ा गया है, आपको क्या क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है। क्योंकि अभी आरपीएससी का नया ट्रेंड चल रहा है कि आप ऑथेंटिक किताबें पढ़ो, ऑथेंटिक पुस्तकें पढ़ो जो यूनिवर्सिटी में लग रही है, जो विभिन्न यूनिवर्सिटी में लग रही है। मेरा असिस्टेंट प्रोफेसर होने का ये नाता भी बनता है, ये हक भी बनता है कि आपको कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं वो भी मैं सजेस्ट करूं आपको कि कौन कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पहले अपने सिलेबस एनालाइज करते हैं, उसके बाद में अपने अगला पार्ट अपने पढ़ते हैं, पढ़ेंगे कि कौन कौन सी सिलेबस, कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सी टॉपिक से संबंधित कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। तो अपने जो आरपीएससी का जो सिलेबस आ रहा है इसका जारी हुआ है, उसमें क्या है कि सामान्य हिंदी के कुल 90 अंक, 90 अंकों का पार्ट है वो आ गया है। पहले इसमें 120 अंक का पार्ट था, 120 अंक का पार्ट था, उसमें 90 अंक का भी कर दिया है। और वो जो पार्ट निबंध का पार्ट था उसको एक अलग भाग दे दिया गया है 40 नंबरों का। तो ये जो 90 अंक इसमें सामान्य हिंदी से संबंधित है, तो इस प्रश्न पत्र का उद्देश्य है अभ्यर्थी की भाषा विषयक दक्षता तथा उसके विचारों की सही, स्पष्ट और प्रभावपूर्ण अभिव्यक्ति की परख करना। भी राजस्थान है वो लगभग हिंदी भाषी ही है, तो हिंदी भाषी है तो हिंदी भाषा से संबंधित उसको व्याकरण का पता होना चाहिए, हिंदी भाषा में वो दक्ष होना चाहिए। इससे इनका उद्देश्य है, आरपीएससी ये कहना चाहती है। तो इसमें क्या है कि एक तो उपसर्ग और प्रत्यय दोनों लग रहे हैं इसमें। तो आपके प्रश्न लिखित आएंगे, लेकिन लिखित में क्या आएगा, एक तो उपसर्ग पूछे जाएंगे, प्रत्यय पूछे जाएंगे। और जो शब्दों में से उपसर्ग और प्रत्यय प्रतीक करना आएगा, भी कोई शब्द आएगा उसमें पूछा जाएगा उपसर्ग अलग कीजिए, शब्द अलग कीजिए, या फिर प्रत्यय अलग कीजिए, शब्द अलग कीजिए। इसमें जो संधि वाला पार्ट है वो हट गया। पुराना जो सिलेबस मेरे हाथ में है उसमें संधि वाला पार्ट लग रहा था, तो ये जो संधि वाला पार्ट है ये तो सिलेबस से हटा दिया गया है। अभी ये जो संधि का पार्ट है ना, ये तो सिलेबस से हटा दिया गया है। आप संधि का पार्ट नहीं पढ़ना भाई। इसके अलावा उपसर्ग और प्रत्यय है, समश्रुत भिन्नार्थक शब्दों का वाक्यों में प्रयोग द्वारा अर्थ स्पष्ट करना। समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, समान से दिखने वाले जो भिन्न अर्थ वाले शब्द होते हैं ना, उनका वाक्यों में प्रयोग करना। और इसके अलावा शब्द शुद्धि और वाक्य शुद्धि, ये तो यूनिवर्सल है। ये कोई भी हिंदी से संबंधित एग्जाम हो उसमें प्री बीएसटीसी से लेकर और आगे हाई लेवल तक जितने भी व्याकरण जहां जहां जुड़ती है वहां वहां ये दोनों टॉपिक तो पक्के ही आते हैं। मुहावरे एवं लोकोक्तियां है और पारिभाषिक शब्दावली है, ये वाले टॉपिक इसमें लग रहे हैं। पुराने वाले सिलेबस में क्या थे, पुराने वाले सिलेबस में ये एक पर्यायवाची शब्द था, जो पर्यायवाची शब्द है वो वर्तमान में हटा दिया गया है। ये जो पर्यायवाची शब्द है इसको हटा दिया गया है। इसके अलावा वाक्यांश के लिए एक शब्द पार्ट था, जो वाक्यांश के लिए एक शब्द पार्ट था उसको भी हटा दिया गया है। ये जो वाक्यांश के लिए एक शब्द पार्ट था इसको भी सिलेबस से हटा दिया गया है, ये भी सिलेबस से हट गया। इसके अलावा देखें तो बाकी तो सारा सेम का सेम। विलोम शब्द है, विलोम शब्द को भी हटा दिया। ये मैं पार्ट इस वजह से लिख रहा हूं क्योंकि ये पार्ट आप पढ़ना नहीं भी, आप अभी से ही जो तैयारी कर रहे हैं वो अभ्यर्थी है वो इन पार्ट को नहीं पढ़े, संधि को नहीं पढ़ेंगे, विलोम शब्द को नहीं पढ़ेंगे, वाक्यांश के लिए शब्द को नहीं पढ़ेंगे और पर्यायवाची शब्द नहीं पढ़ेंगे। इसके अलावा जो ये पारिभाषिक शब्दावली है, ये पारिभाषिक शब्दावली पिछले सिलेबस में भी थी और अभी भी ये सिलेबस में लग रही है, तो ये तो सेम का सेम ही है। तो ये जो पार्ट, ये तो सेम का सेम पार्ट है, तो ये तो सारा का सारा लग रहा है। लेकिन जो पर्यायवाची, विलोम शब्द, वाक्यांश के लिए शब्द, संधि और एक साथ साथ में है इनके वाक्यांश के लिए एक शब्द, ये वाला पार्ट है हट गया है। जो अगला पार्ट है, अगला पार्ट जैसे ये तो 30 नंबर का आएगा और जो अगला पार्ट है वो भी 30 नंबर का है। इसमें क्या है कि एक तो संक्षिप्तीकरण है। संक्षिप्तीकरण मतलब कोई उसका संक्षिप्त करना है, मतलब गद्यावतरण आएगा उसका लगभग 1/3 शब्दों में संक्षिप्तीकरण करना है। संक्षिप्तीकरण अर्थात गद्यावतरण की शब्द सीमा 150 शब्द होगी। 150 शब्दों में क्या है कि संक्षिप्तीकरण करना है। एक इसका विपरीत होता है पल्लवन। पल्लवन मतलब किसी शुक्ति, काव्य, पंक्ति या प्रसिद्ध कथन आदि का भाव विस्तार करना है। 100 शब्दों में भाव विस्तार, एक पंक्ति होगी, एक कोई शुक्ति होगी, उसको 100 शब्दों में लिखना है। एक इसमें अनुवाद, अंग्रेजी अनुच्छेद का हिंदी में अनुवाद लगभग 50 शब्दों में। ये आपकी भाषा दक्षता की क्षमता है ना, उसको परखना चाहती है आरपीएससी।
तो इससे संबंधित पल्लवन, संक्षिप्तीकरण और अनुवाद आ गया। ये वाले पार्ट है, इससे संबंधित 10-10 अंक का आपने मान सकते हैं, तो इसको 30 नंबर का है ये पार्ट। ये 30 अंक का 30 अंक की व्याकरण है। और ये जो पत्र लेखन है, अगला जो पत्र लेखन है, क्योंकि लगभग अधिकारी बनोगे आप तो इन पत्रों से आपका वास्ता पड़ेगा। ये जो पत्र लेखन है, इन पत्र लेखन में जैसे सामान्य कार्यालय पत्र होते हैं वो लिखना है, कार्यालय आदेश कैसे लिखे जाते हैं, अर्धशासकीय पत्र कैसे लिखे जाते हैं, रिमाइंडर अर्थात अनुस्मारक कैसे लिखे जाते हैं, प्रतिवेदन अर्थात रिपोर्ट कैसे लिखी जाती है या बनाई जाती है, प्रारूप लेखन अर्थात अधिसूचना कैसे जारी होती है, निविदा सूचना कैसे जारी होती है, परिपत्र कैसे जारी होते हैं, प्रेस विज्ञप्ति कैसे जारी होती है और कार्यालय ज्ञापन कैसे जारी होता है, वो वाले सारे के सारे पार्ट आपको पढ़ने। तो 30 नंबर का ये वाला पार्ट हो गया। 30 नंबर का संक्षिप्तीकरण, पल्लवन और अनुवाद हो गया। और 30 नंबर की इसमें व्याकरण जो है, व्याकरण, तो कुल मिला के 90 नंबर का पार्ट है ये। जो 40 नंबर का पार्ट है ये निबंध है। ये 40 नंबर का है। ये निबंध बड़ा ही महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि जब आप 10वीं में पढ़े थे तो 10वीं में भी आपके निबंध के नंबर जुड़ा करते थे। 12वीं आपने पास किए, भले कोई विषय से पास किए, लेकिन आपके हिंदी व्याकरण में नंबर जुड़े वो निबंध के नंबर जुड़े। जब आप बीए, बीएससी, बीकॉम या फिर कोई भी पार्ट कोई और डिप्लोमा करते हैं तो उनमें भी निबंध का बड़ा महत्व है। निबंध ये जो आईएएस के आईएएस के अकॉर्डिंग सिलेबस डाला है, क्योंकि आईएएस में भी निबंध बड़ा महत्वपूर्ण है। जब आप हिंदी से पीजी करते हैं तो पीजी में भी एक स्पेशल पेपर आता है, एक विशेष पेपर लगता है, उसमें सिर्फ एक निबंध लिखना होता है 3 घंटे में। तो वही वाला सेम की सेम, वो देखो कितनी महत्वपूर्ण इसमें ये प्रैक्टिस एक प्रकार से कह सकते हैं कि ये निबंध 40 अंक का अपने आरएस मेंस के सिलेबस में आ गया। तो प्रश्न पत्र के निबंध भाग में 6 विषयगत क्षेत्र होंगे। अभ्यर्थियों को लगभग 600 शब्दों का एक निबंध लिखना होगा। ठीक है, या तो एक निबंध हिंदी या अंग्रेजी भाषा में लिखना होगा। इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, इसको अंग्रेजी में भी लिखना होगा। ठीक है, और निबंध के विषय निम्नलिखित 6 विषय पर, जो निबंध के विषय है वह निम्नलिखित 6 विषयों पर आधारित होंगे, अर्थात इन्हीं 6 विषयों से संबंधित निबंध लिखना है अपने को। तो भाषा, साहित्य और सांस्कृतिक विरासत से संबंधित, दूसरा समाज शासन और सार्वजनिक मामले, विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और सतत विकास से संबंधित, अर्थव्यवस्था, कृषि, उद्योग और वाणिज्य से संबंधित, समसामयिक घटनाएं, आपदाएं और राष्ट्रीय विकास की पहल होती है उससे संबंधित, या फिर अंतिम है राजस्थान के संदर्भ में पर्यटन, राजस्थान के संदर्भ में संस्कृति और राजस्थान के समसामयिक मुद्दे। इन 6 जो विषय है, इन 6 विषयों पर आधारित ही आपको निबंध लिखना है। अब 6 विषय तो ये सामने है आपके, लेकिन 6 विषयों का भी और विस्तार कर दिया, भी भाषा, साहित्य, सांस्कृतिक विरासत कर दिया, राजस्थान के समसामयिक मुद्दे, तो समसामयिक मुद्दे तो बहुत हो जाते हैं। तो क्या है कि अभ्यर्थियों को इन विषयगत क्षेत्रों से संबंधित किसी एक विषय पर निबंध लेखन करना होगा। अभ्यर्थियों से अपेक्षित किया गया है कि वे निर्दिष्ट विषय से पूर्णतः संबंधित रहें, अपने विचारों को सुसंगत तरीके से व्यवस्थित करें और सटीकता और संक्षिप्तता के साथ प्रस्तुत करें। सटीकता ऐसे नहीं कोई छोटी सी बात उसको बढ़ा के वर्णन करे, संक्षिप्त बात और उसमें अर्थ प्रकट अपने को हो जाना चाहिए। विचारों की स्पष्टता है, संरचना की सुसंगतता है और अभिव्यक्ति की प्रभावशीलता के आधार पर अंक प्रदान किए जाते हैं। तो इसमें 600 शब्दों का एक निबंध और उसके नंबर कितने जुड़ेंगे? देखो नंबर कितने जुड़ेंगे, 40 अंक जुड़ेंगे। 40 अंक का तो निबंध है। इसके अलावा देखें तो 30-30 पार्ट का ये हो गया, 90 प्लस में जो 40 हो गए, लगभग 130 नंबर हो गए। तो जो हिंदी से संबंधित विषय है वो आरएस मेंस में हिंदी से संबंधित अगर अपने बात करें तो 90 प्लस में 40 मतलब है 130 अंक है। अब आप अंग्रेजी में अगर निबंध लिखते हो तो आपका, देखो कई बच्चे क्या है कि इंग्लिश मीडियम से आते हैं, वो अंग्रेजी में निबंध लिखेंगे, लेकिन लगभग अगर आप हिंदी में निबंध लिखते हो तो कितने का हो गया, 130 अंक का पार्ट हो गया भाई। 130 अंक का इसमें पार्ट है, हो जाता है। तो ये जो निबंध है इससे संबंधित अगर अंग्रेजी वाले की पार्ट की बात करें तो अंग्रेजी के तो 70 अंक है और हिंदी के 90 अंक है। और जो निबंध वाला पार्ट है वो अंग्रेजी या हिंदी दोनों में से कोई एक में लिख सकता है। अब जो आपको व्याकरण से संबंधित, आपको हिंदी से संबंधित पुस्तकें हैं, उन हिंदी से संबंधित पुस्तकें पढ़नी है तो आपको जो भोलानाथ तिवारी की है, डॉक्टर हेतु भारद्वाज की किताब है, या फिर हरदेव बाहरी की पुस्तक है, इसके अलावा कामता प्रसाद गुरु की पुस्तक है, ये 2-3 नाम मैं आपको लिख दूं यहाँ जो आपके लिए काम आएंगे। एक तो डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की किताब है, ये पुस्तक है, ये पुस्तक आपके जो हिंदी से संबंधित अभिव्यक्ति का जो पार्ट है उस पार्ट में ये बड़ा कामयाब साबित होगा। भोलानाथ तिवारी की है, या फिर डॉक्टर हेतु भारद्वाज की किताब है, हेतु भारद्वाज
भाषा विज्ञान में बड़े ही दक्ष हैं ये है। इसके अलावा देखा जाए तो डॉक्टर हरदेव बाहरी है, हरदेव बाहरी की पुस्तक है, क्योंकि आरपीएससी ऑथेंटिक किताबों से ही प्रश्न बना रही है। जो कामता प्रसाद गुरु है ये तो हिंदी व्याकरण के जनक ही माने जाते हैं, हिंदी व्याकरण के जनक है ना, पाणिनि जिसको बोला जाता है वो कामता प्रसाद गुरु ही है। इसके अलावा जो एनसीईआरटी की पुस्तकें चलती है, एनसीईआरटी की पुस्तक है, पुरानी वाली पुस्तक है, इसके अलावा नई वाली पुस्तक है, वो भी इसके साथ साथ में आप पढ़ सकते हो, क्योंकि उसमें कार्यालय पत्र भी आते हैं, उसमें निबंध लेखन भी है और उसमें व्याकरण का पार्ट भी है, उसमें संक्षिप्तीकरण पल्लवन वो भी है वाला पार्ट, तो वो लगभग भी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा ये जो पार्ट है, ये जो पुस्तकें हैं, ये पुस्तकें आपके एग्जाम के लिए बड़ी कारगर साबित होगी, क्योंकि कंपटीशन की जो किताबें मार्केट में आ रही है या फिर जो कोचिंग्स में जो किताबें चलती है, इससे भिन्न ये किताबें ऑथेंटिक, क्योंकि अब तो आरपीएससी का ट्रेंड बदल गया है, आरपीएससी ऑथेंटिक किताबों पर ही प्रश्न पूछेगी। इनसे संबंधित जो पार्ट है, इन पार्टों में आप ये इन किताबों का सहारा ले सकते हो। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपना ध्यान रखें, और कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रकार की आपकी समस्या हो, तो समस्या के समाधान के लिए तत्पर रहते हैं। आप यूट्यूब पे कमेंट कर सकते हैं। अब हमने पिछला भी जो आरएस मेंस हुआ था उसमें हिंदी व्याकरण से संबंधित अपने आंसर की जारी की थी, पूरा पेपर विश्लेषण किया था। उससे पिछला भी जो पेपर हुआ था उसका भी विश्लेषण किया था, प्रश्न पत्र कैसे पूछा गया, कैसे हो रहा है। उम्मीद करते हैं अब की बार का जो प्रश्न है पत्र है वो भी अपने अकॉर्डिंग ही आएगा, क्योंकि हिंदी व्याकरण है उसमें लगभग मैं काफी वर्षों से मार्गदर्शन कर रहा हूं बच्चों का, तो उम्मीद करते हैं आपका भी मार्गदर्शन सही तरीके से हो जाएगा, और उम्मीद है आप सभी अधिकारी बन जाएंगे। धन्यवाद।